वंदे मातरम। युवा साथियों, अभिभावकों और शिक्षक साथियों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से प्री डीएलएड 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और किस तारीख को एक फॉर्म भरे जाएंगे, किस तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने की जो साइट है वो क्या होगी, अन्य जो भी पात्रता वगैरह या अन्य एग्जाम किस तारीख को होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जैसे कि आपको पता है, इस बार प्री जो डीएलएड एग्जाम है उसका आयोजन है VMOU कोटा द्वारा किया जा रहा है। और इसके लिए कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये आप देखेंगे तो ये साइट है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024। और इसके लिए यहाँ पूरी वेबसाइट एक नई बनाई गई है जिसमें फॉर्म भरना किस तरीके से भरे जाएंगे। फॉर्म भरा हुआ है तो उसका फॉर्म नंबर आप प्राप्त करना चाहें तो अगर प्रिंट नहीं ले पाए तो उसको प्रिंट कैसे लेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दूं कि 11 मई यानी आज 11 मई से फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन आप आज से शुरू कर सकते हैं या भर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी शुल्क जमा कराने की वो है 31 मई। तो यानी इसी महीने के अंत तक 31 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा सुझाव रहता है कि आप कोशिश करें कि यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट समय तारीख में साइट पे भी लोड होता है और ज़्यादा परेशानी होती है। तो कोशिश करें कि यथाशीघ्र फॉर्म भर लें। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने की और शुल्क जमा कराने की दोनों ही तारीख 31 मई है। उसके बाद में आगामी 30 या 31 जून को जो एग्जाम होगा उसकी भी डेट मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एक तो डिटेल में गाइडलाइंस जारी की गई और एक आवेदक द्वारा घोषणा। तो पहले तो घोषणा बता देता हूँ क्या घोषणा है। उसके बाद में जो डिटेल्स गाइडलाइंस है जिसमें पूरी डिटेल्स सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पात्रता क्या होगी, कौन कौन फॉर्म भरेगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो यहाँ से जैसे एक तो ये घोषणा पत्र है, तो या जो भी आवेदन कर रहा है उसको ये घोषणा पत्र साथ में लगाना पड़ेगा। तो इसको आप प्रिंट करके तैयार रखें, जिसमें अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर और साइन होंगे, दिनांक स्थान होगा। और इसमें सारी घोषणाएं हैं कि मैं जो भी नाम है उस पिता पुत्र पुत्री पत्नी घोषणा करता हूँ कि मैंने प्री डीएलएड सामान्य संस्कृत से संबंधित जो भी नियम है उनका अध्ययन कर लिया है, शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा। और इस तरीके से वेबसाइट से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लूँगा। ये सारे सामान्य जानकारी है जो मैं आपको डिटेल में वीडियो बताऊँगा, उसमें आपके ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ से ये अच्छी तरह से आप एक बार देख लें, उसको प्रिंट करके रख लें, क्योंकि ये भी शायद अपलोड करना पड़ेगा घोषणा है तो। अब इसके बाद में विस्तृत दिशा निर्देश है यानी जो विज्ञप्ति है वो मैं आपको बताता हूँ। तो विज्ञप्ति में यहाँ से जैसे ऑनलाइन आवेदन कब होगा, किस किस तारीख तक होगा, सामान्य निर्देश क्या होंगे, पेपर कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम वगैरह, ये सारी डिटेल इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आवेदन की बात करें तो 11/5/2024 यानी आज 11 मई से शनिवार से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 31 मई है। शुल्क जमा कराना और फॉर्म भरना दोनों ही तारीख 31 मई है। और परीक्षा की तिथि 30 जून यानी 30/6/2024 रविवार को परीक्षा होगी। अब इसमें पात्रता क्या होगी, तो सामान्य रूप से जो भी स्टूडेंट जिनके 12वीं में या 12वीं समकक्ष जो भी परीक्षा उसमें न्यूनतम 50%। उसके बाद में अनुसूचित जाति, OBC या जैसे दिव्यांगजन है, विधवा, तलाकशुदा महिला वगैरह, इनको 5% की छूट है, यानी वो 45% अगर 12वीं में है तो वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जैसे ये ध्यान रखें कि न्यूनतम जो वांछित प्राप्तांक है उसमें एक अंक भी कम है वो स्वीकार्य नहीं होगा। यानी जैसे मान लो कहीं 50% की अनिवार्यता है जैसे सामान्य के लिए, और अगर 49.99 है या मान लो 45 की आवश्यकता और 44.99 है तो भी वो अभ्यर्थी अयोग्य होंगे। यानी पूरे के पूरे आपके 50 या 45% होने जरूरी है, ये विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपका आवेदन है वो आप नहीं भर पाएंगे। नंबर मार्क्स जब एंटर करेंगे तो ये इनवैलिड आ जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। इसके बाद में जो अभ्यर्थी इस बार यानी 2024 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, यानी इस बार जिन्होंने 12वीं का एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट आना है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। शर्त क्या रहेगी, यानी वो भी आवेदन के पात्र है, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य है। जब भी जैसे PTT का एग्जाम हो जाएगा, 30 जून को एग्जाम होगा, उसके बाद में महीने भर में रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद में जब भी काउंसलिंग होगी उसके पास में 12वीं का सर्टिफिकेट यानी 12वीं उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो इस बार जिन्होंने भी परीक्षा दी है वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 30 जून तक या उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, और उसकी जरूरत जुलाई अगस्त में जब भी काउंसलिंग होगी उस समय पड़ेगी, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आयु की बात करें तो अभ्यर्थी की सामान्य जो आयु है वो 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी मैक्सिमम 28 वर्ष से, न्यूनतम का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। और इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, पृथकता महिलाओं के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, यानी उनकी कोई अपर लिमिट नहीं है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, MBC और EWS
और महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी नियम है, सामान्य रूप से 5 साल की जो छूट होती है, जो भी नियम है वो लागू होंगे, और आरक्षण के भी जो राज्य सरकार द्वारा नियम है वो लागू होंगे। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो इसकी जो अधिकृत वेबसाइट है, यहाँ से pre-DLED-raj2024.in के माध्यम से भर सकते हैं। फॉर्म आप खुद भी भर सकते हैं, मैं पूरा फॉर्म भी आपको लाइव करके अगली वीडियो में बता दूंगा, कोई स्टूडेंट अगर जो फॉर्म भरेंगे तो। और इसके अलावा ऑनलाइन शुल्क आपको जमा कराना है। इसके अलावा ई मित्र पर जाकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार होंगे और ऑफलाइन नहीं होंगे। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य DLED या DLED संस्कृत दोनों में से किसी एक पाठ्यक्रम के लिए 450 रुपये, और अगर आपकी 12वीं में संस्कृत रही हुई है और आप संस्कृत में भी भरना चाहें और सामान्य में भरना चाहें तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा शुल्क। और दोनों ही स्थिति में, यानी किसी भी परीक्षा का जो शुल्क है रिफंडेबल नहीं है, यानी एक बार भरने के बाद में आपको वापस नहीं प्राप्त होगा, आपको एग्जाम देना ही है। और अन्य जो भी निर्देश वगैरह है वो ध्यान रखें। इसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी फॉर्म भरें अपना मोबाइल नंबर है एक्टिव सक्रिय नंबर दें और खुद का नंबर दें, ई मित्र वाले का नंबर नहीं दें, क्योंकि इसमें कई बार जो भी SMS वगैरह जो आते हैं वो आपके खुद के नंबर होगा और चालू नंबर होगा, वर्किंग कंडीशन होगा, उसी पे आएंगे। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमेशा अपना खुद का दें। इसकी जो वेबसाइट है, ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी यहाँ दिए हुए हैं। ये पूरी नोटिफिकेशन भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। अब क्या क्या ध्यान रखना है आपको, जब आवेदन करेंगे तो आपको सबसे पहले देख तो अपना रंगीन फोटो जो अधिकतम 100 KB में हो, और JPG या JPEG में 10 KB से लेकर के अधिकतम 100 KB तक होना चाहिए। इसके अलावा अंगूठा निशानी 10 KB और हस्ताक्षर आपके हैं वो भी 100 KB तक, और कुल मिलाकर के 100 KB तक आपको अंगूठा निशान, रंगीन फोटो और हस्ताक्षर, ये तीनों हैं वो तैयार रखना है। इसके अलावा अगर आप 10वीं 12वीं की जो भी मार्क लिस्ट है वो आपको पास में रखनी है। अगर मान लो 10वीं कर चुके हैं, 12वीं का आप इस बार एग्जाम दिया है तो 10वीं की मार्क लिस्ट रखें। इसके अलावा आपके अगर किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, ST SC OBC EWS वगैरह जो भी, तो आरक्षण संबंधित जो भी जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी से संबंधित आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा सब कैटेगरी जैसे विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, इन कैटेगरी में अगर आवेदन कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास में निर्धारित तारीख का होना जरूरी है। इसके अलावा बैंक खाता पासबुक अपने पास रखें, क्योंकि मान लो जैसे कई बार फॉर्म भरने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और जो काउंसलिंग वगैरह होती है उसमें आप फीस जमा कराते हैं, और अगर कॉलेज आवंटन नहीं होता है तो उसके बाद में जो भी रिफंड वगैरह होता है वो आपके बैंक अकाउंट में होगा। तो बैंक अकाउंट डायरी जरूर रखें। फॉर्म भरते समय भी अकाउंट नंबर है वो सही तरीके से भरें। ऑनलाइन फॉर्म आप कंप्यूटर पर कहीं भी भर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने पिछले साल भी फॉर्म भर करके बताया हुआ, इस साल भी मैं मेरे को स्टूडेंट 1-2 दिन में उपलब्ध होगा तो उनका फॉर्म भर के आपको लाइव बता दूंगा। और इसके अलावा अन्य जो भी निर्देश है उनकी आप विशेष ध्यान रखें, खास करके जैसे आयु की सीमा है तो 28 साल से अधिक नहीं हो, विधवा, तलाकशुदा मामलों में आयु का कोई बंधन नहीं है। सामान्य रूप से जो भी ST SC OBC ये महिला है उनको नियमानुसार छूट दिया जाएगा, और अगर दिव्यांगजन है और उसके पास वह 40% या उससे अधिक का सर्टिफिकेट है तो वो दिव्यांग में माना जाएगा। ये कुछ सामान्य नियम है। जो जैसे EWS के बारे में बात करें तो जैसे OBC और अन्य पिछड़े वर्ग के में सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष के लिए जारी होता है, और क्रीमी लेयर नहीं होने का शपथ पत्र देने पर आगामी वर्ष में भी मान्य होता है, और अधिकतम 3 साल तक वो चल सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी जो भी नियम है, यही नियम है कि 1 साल तक के लिए तो वैलिड होता है, उसको 2 साल के एक्सटेंड कर सकते हैं शपथ पत्र के आधार पर। और इसके अलावा अगर कोई विधवा महिला है तो उसको सर्टिफिकेट के साथ में अपने पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह नहीं करने का सर्टिफिकेट है वो भी नोटरी प्रमाणित आपको संलग्न करना पड़ेगा, पास में रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी तलाकशुदा महिला वगैरह है उनको भी न्यायालय की डिग्री वगैरह है वो अपने पास में रखनी चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो सक्षम अधिकारी द्वारा हो तभी वो मान्य होंगे, और निर्धारित तारीख के हो। फॉर्म भरने से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा राज्य के बाहर के जो भी स्टूडेंट उनमें 5% सीटें हैं उनको दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और अन्य जो भी निर्देश है खास करके बैंक अकाउंट को देख लें, IFSC कोड वगैरह सही हो। और अब इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, जैसे परीक्षा कैसे होगी तो परीक्षा 30/6 यानी 30 जून को प्रस्तावित है। परीक्षा से 7 दिन पूर्व इसके प्रवेश पत्र हो जाएंगे और आप डाउनलोड कर पाएंगे, और आपको निर्धारित तिथि तक जाना है। OMR शीट यानी जो ABCD या अवसद वाले जो है उस टाइप के प्रश्न होंगे। और प्रश्न में पेपर में कैसे होगा कि आपके मानसिक योग्यता का पेपर होगा। पेपर यानी जैसे इसमें पेपर के 4 खंड होंगे, पेपर तो एक ही होगा 200 नंबर का, लेकिन उससे 4 खंड होंगे और चारों खंडों में अलग अलग प्रश्न होंगे। तो जैसे प्रश्न पहला जो खंड है उसमें 50, दूसरे में 50, तीसरे में 50, और चौथा खंड है वो उसमें भी जैसे प्रश्न होंगे तो उसमें 50 होंगे, लेकिन संस्कृत और हिंदी के ऑप्शनल होंगे।
वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ किस तरीके से होगा। तो जैसे 200 प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे यानी अवसद वाले होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। अब जैसे 50 प्रश्न है यानी 3 अंक का एक प्रश्न, तो 150 अंकों के जो भी है मानसिक योग्यता से संबंधित, मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न होंगे। राजस्थान की सामान्य जानकारी संबंधित 50 प्रश्न होंगे, राजस्थान जीके के जिसके 150 नंबर होंगे। शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एटीट्यूड, उसके भी एप्टीट्यूड के भी प्रश्न 50 होंगे जिसके 150 अंक होंगे। उसके बाद में आपके जैसे इंग्लिश से, मान लो जैसे आप सामान्य जो है उसमें इंग्लिश या हिंदी, अगर आप हिंदी है तो आप हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न 30 + 20 करने पड़ेंगे 50, और अगर आपके संस्कृत है तो इंग्लिश प्लस संस्कृत के 50 प्रश्न करने पड़ेंगे। यानी हिंदी और संस्कृत ये दोनों ऑब्लिक है, कुल मिलाकर के आपको 50 अंक है वो 50 प्रश्न है इस सेक्शन में करने पड़ेंगे, सेक्शन 2 में, ये ध्यान रखें। और इसके अलावा जैसे ना इसमें क्लियर दिया हुआ है कि जो भाग 2 है, खंड 2, उसमें उपखंड 3 में हिंदी है वो हिंदी वालों के लिए होगा, संस्कृत है वो संस्कृत वालों के लिए होगा, तो ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आपको गोला वगैरह वो सही करना है, उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी सारी जो सामान्य जानकारी है, इसके अलावा मोबाइल वगैरह है वो अलाउ नहीं होगा, ये जो सामान्य जानकारी है। अब जैसे मेंटल एबिलिटी का जो भी पेपर होगा 50 अंक होगा, 50 प्रश्न होंगे, 150 अंक होंगे, जिसमें तार्किक योग्यता है, दो वस्तुओं की आंशिक समानता, समरूपता, एनालॉजी यानी विभेदीकरण, रिलेशनशिप यानी जो सगी संबंधी वाले प्रश्न होते हैं, विश्लेषण वगैरह है, तार्किक चिंतन वगैरह, इस तरह के प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न होंगे। उसी तरह से राजस्थान जीके से संबंधित है तो राजस्थान के ऐतिहासिक पक्ष है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स यानी राजनीतिक पक्ष है, आर्ट कल्चर कला संस्कृति साहित्य है, आर्थिक पक्ष है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा फोक लोक संगीत, लोक जीवन वगैरह है, सोशल सामाजिक पक्ष है, और टूरिज्म पर्यटन से संबंधित इस तरह के जो भी टॉपिक्स है सामान्य जीके राजस्थान का जो होगा उसके 50 प्रश्न होंगे, 150 अंक होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण अधिगम है, नेतृत्व गुण है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी और सतत व्यापक मूल्यांकन है, इसके अलावा संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति वगैरह, इस टाइप के 150 अंकों के 50 प्रश्न होंगे। और लैंग्वेज में आपके 20 प्रश्न है वो कॉमन होंगे सभी के लिए इंग्लिश के, जिसमें कंप्रीहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंपोजिशन, टेंस है, वोकेबुलरी है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग एरर यानी स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक वगैरह, इस तरह के प्रश्न होंगे। और दूसरा जो भाग होगा उसमें 2 भाग होगा, 2 जो पेपर है या चौथा भाग है उसमें 2 भाग होंगे। 20 प्रश्न इंग्लिश के सभी के करने हैं। अब इसमें अगर आप संस्कृत लेते हो तो आपको सिर्फ संस्कृत वाले करने हैं, और अगर आप सामान्य है हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी के प्रश्न करने हैं, संस्कृत के छोड़ देने हैं। केवल जैसे संस्कृत के प्रश्न तो केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपको संस्कृत के संबंधित प्रश्न अटेंड करने, और सामान्य रूप से अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको हिंदी से संबंधित जो भी 30 प्रश्न होंगे 90 अंकों के, जिसमें शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द युग्म, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश, ये सारे प्रश्न हैं। इस तरीके से जैसे पहला जो पोर्शन होगा उसमें 60 + 90 यानी 150 अंकों के होंगे, या यूँ कहें कि 20 प्रश्न है वो आपके इंग्लिश के होंगे, और 30 प्रश्न अगर आप हिंदी या संस्कृत दोनों में से किसी एक के होंगे। दोनों का पेपर आपको नहीं करना है, उसमें कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और पेपर देते समय भी दोनों इसमें उलझ जाते हैं और दोनों भाग कर लेते हैं, जबकि आपका एक ही भाग चेक किया जाएगा। अगर आप ये हिंदी में आवेदन करें तो हिंदी चेक किया जाएगा, अगर आप संस्कृत के लिए आवेदन करें तो संस्कृत चेक किया जाएगा, और अगर दोनों में आवेदन करें तो आपका फिर एग्जाम अलग होगा। लेकिन आपको किसी भी स्थिति में एक ही समय में दोनों ये नहीं करना है, क्योंकि ये अथवा में है, ये जरूर ध्यान रखें। ये लास्ट भाग है वो अथवा में है, चौथे का जो दूसरा भाग है, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब फॉर्म किस तरीके से भरेंगे, तो यहाँ से जैसे फॉर्म भरना है, अगर मान लो तो यहाँ से जो साइट दी हुई है pre-DLED2024.in, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको फॉर्म 2024 इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ एप्लीकेशन नंबर अगर आपने लिए हुए हैं तो एप्लीकेशन नंबर आपको एंटर करना है, और आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अगर मान लो आपने एप्लीकेशन नंबर नहीं लिए हुए हैं और आपको जैसे है कि यू डोंट हैव एप्लीकेशन नंबर, स्टार्ट विद फ्रेश फॉर्म, तो आपको जैसे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ से जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, इस पर आपको सबसे पहले अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे स्टेट है, जैसे यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ से अपना होम डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना। अब जैसे मान लो मैं सीधा एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैं पहला डिस्ट्रिक्ट अजमेर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, या यहाँ से जैसे ये अजमेर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से आपको जिला प्राथमिकता एग्जाम के लिए कौन सा है, जैसे पहला अजमेर है, दूसरा आपका जो भी है। उसके बाद में आपको यहाँ से अपना कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, अल्फाबेटिक जो भी अक्षर है वही अलाउड है। उसके अलावा माता का नाम है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, यहाँ से जैसे मेल फीमेल है। इसके अलावा वैवाहिक स्थिति, मैरिड अनमैरिड जो भी है, अगर मैरिड है तो पति का नाम, अगर ये अनमैरिड लिखेंगे तो आगे का ऑप्शन है वो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। उसके अलावा आपकी जो भी श्रेणी है, सामान्य, EWS, OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर,
MBC, ST, SC जो भी है वो आपको एंटर करनी है। माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी करना है, यस या नो जो भी है। उसके बाद में यहाँ से जैसे अगर आप दिव्यांगजन है तो आपको दिव्यांगजन सर्टिफिकेट यस करेंगे तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अगर नो करेंगे तो ये आगे का पोर्शन है नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। विधवा, तलाकशुदा वगैरह में अगर कोई है, रक्षा कार्मिक अगर कोई है तो, या आप राजकीय कार्मिक है तो यस करना, अन्यथा नो रहने देना है। इसके अलावा आपको एड्रेस है जिसमें अपना स्थायी पता है, डाकघर वगैरह, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ देना है। इसके अलावा प्रश्न पत्र आपको किस भाषा में चाहिए, तो जैसे हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी कर दें, तो सामान्य रूप से सारे हिंदी होंगे। अगर इंग्लिश मीडियम का कोई है तो बात अलग है। एड्रेस है वो सेम है तो आपको स्थायी और वर्तमान पता सेम है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ऊपर का पोर्शन नीचे आ जाएगा यहाँ से। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे आपने 10वीं 12वीं की है तो जैसे 12th विद संस्कृत है, या 12वीं है, या वरिष्ठ उपाध्याय जो भी आपने की है, जैसे 12वीं का है। 12वीं में आपके यहाँ दो स्थिति हो सकती है कि एक तो आप अभी इस बार एग्जाम दिया है या आपका पहले से एग्जाम हो चुका है, तो जो भी है आप उसको यहाँ से अल्प भाषा में, अगर आप अब कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जो अल्प भाषा से संबंधित, अगर वहाँ अप्लाई करें तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद में अगर आपने संस्कृत की है तो आपको संस्कृत वाला जो बोथ सेलेक्ट करना है, अगर सामान्य है तो आपको यहाँ जनरल DLED ये रहने देना है। अगर संस्कृत में आवेदन करें तो यहाँ क्लिक करना है, और अगर मान लो दोनों में कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करना है। दोनों में करेंगे तो आपको फीस है वो 500 रुपये, अन्य में 450 रुपये होंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको 10वीं सेकेंडरी है आपने कौन से बोर्ड से की, जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है तो यहाँ से आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान वो सिलेक्ट करना है। यानी यहाँ से जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो गया राजस्थान, अब कौन से साल में की है तो वो आपको यहाँ से जैसे 2021 में की है, 22 में की है, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितने हैं। इसके अलावा 12वीं कब की है, जैसे 2024 में की है, राजस्थान बोर्ड से की है तो यहाँ से आ गया, जैसे 2024 में की है, इस बार की है, जैसे अपीयरिंग है तो यहाँ आपको रोल नंबर लिखने हैं, बाकी परसेंटेज वगैरह भी नहीं आया तो वो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसमें आपको फोटो, साइन और जो अंगूठे का निशान है वो अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको फीस वगैरह भरनी है। तो ये पूरी डिटेल थी, मैं अगली वीडियो में पूरा एक स्टूडेंट का फॉर्म भर के बता दूंगा। हालांकि मैंने सारी जानकारी बता दी है और यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 31 मई है, लेकिन अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आप तुरंत आवेदन कर लें, क्योंकि जब भी लेट होगा उस समय कई तरह की खास करके सर्वर प्रॉब्लम होती है, साइट प्रॉब्लम होती है, तो आप यथाशीघ्र जब भी आप यथाशीघ्र 1-2 दिन में अपना फॉर्म है वो भर दें। ज़्यादा विशेष डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर मान लो अपीयरिंग है तो 10वीं का मार्क लिस्ट, आपका जाति का जो भी प्रमाण पत्र है, बैंक डायरी और फोटो, साइन और जो भी अंगूठे का निशान है, ये तीनों चीज़ें JPG में आपको तैयार रखनी है। ये पूरी जानकारी थी। इस संबंध में जो भी इस साइट का लिंक है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे या अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।